बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। तो आज हमने स्टार्ट करना है एक्सरसाइज 3.1। एक्सरसाइज 3.1 हमारे पास जो है वो पॉलिनोमियल एंड रैशनलाइज द फॉलोइंग इस तमाम टॉपिक्स के गिर्द घूम रहा है। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारे पास कि पॉलिनोमियल और नॉट पॉलिनोमियल। एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल और नॉट पॉलिनोमियल। ठीक है जी। तो सबसे पहले ही देख लेते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। तो एक्सप्रेशन हमारे पास ऐसे क्वेश्चंस या ऐसे टर्म्स होते हैं जो इस फॉर्म में दिए जाएं, यानी कि ये है एक टर्म, उसको ये प्लस या माइनस का साइन दूसरी टर्म से क्या कर रहा है, अलहदा कर रहा है। इस तरह के क्वेश्चंस को, इस तरह के एक्सप्रेशंस को हम कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, जिसमें हमारे पास डिफरेंट टर्म्स को प्लस या माइनस का साइन सेपरेट करता है। अच्छा जी, दूसरे क्वेश्चंस हमारे पास होते हैं इक्वल्स टू के साथ, कि अगर मैं इस इक्वेशंस के आगे इक्वल्स टू और फिर कोई भी टर्म लिख दूं, फॉर एग्जांपल लाइक दिस, तो ये अब बन जाएगी हमारे पास इक्वेशन। लेकिन अभी हमें इन्होंने दी हुई है एक्सप्रेशन, और उस एक्सप्रेशन में भी हमें क्या फाइंड करना है, पॉलिनोमियल और नॉट पॉलिनोमियल या नॉन पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल कोई भी एक्सप्रेशन है या नहीं है, इसको देखने के लिए हमारे पास कुछ आइडेंटिटीज़ हैं या कुछ स्केल्स हैं, जिसे हम देख लेते हैं उस स्केल के ऊपर रख के कि ये वाली एक्सप्रेशन हमारी पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो जो कंडीशंस हैं इसकी वो मैं आपको यहाँ लिख कर दिखा देती हूँ। सबसे पहले किसी भी एक्सप्रेशन में ये देखने के लिए कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, हमें ये जानना ज़रूरी है कि इसमें कांस्टेंट हैं, वेरिएबल्स हैं। जी बिल्कुल हैं। कांस्टेंट किसी भी वैल्यू के अंदर फिक्स्ड नंबर गिवन हो तो वो हमारे कांस्टेंट होते हैं। इस तरह के अल्फ़ाबेट्स जहाँ गिवन हो उसे हम कहते हैं वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल्स गिवन हो, उसके बाद हमारे पास जो ये पावर हो, पावर्स जो गिवन हो वो पावर्स हो होल नंबर में हमारे पास पावर्स गिवन हो। ठीक है, यानी कि पॉजिटिव में वो होल नंबर हो और पॉजिटिव नंबर हो, नेगेटिव ना हो। ठीक है, उसके बाद चौथी जो चीज़ हमारे पास आ जाती है वो है स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म होनी चाहिए, यानी कि हमारे पास जो इसकी डिग्रीज हैं, सबसे पहले बड़ी पावर, सबसे पहले हमें क्या देखना है कि उसके अंदर जो पावर है, पहले एक्सप्रेशन के अंदर बड़ी पावर, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, यानी कि डिग्री ऑफ पावर जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारे पास आनी चाहिए। तो ये चार चीज़ें हैं जिसको हम देखते हुए ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये एक्सप्रेशन, जो गिवन एक्सप्रेशन है, हमारी पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है 2xy² माइनस 3x² प्लस 5y³ माइनस 6। इसमें हम देख लेते हैं हमारी चारों कंडीशंस पूरी हो रही हैं। इसमें वेरिएबल हमें हमारे पास गिवन है, दो वेरिएबल गिवन है। इसके अंदर जो है वो कांस्टेंट है। जी बिल्कुल कांस्टेंट वैल्यू है। हमारे पास होल नंबर में पावर है पॉजिटिव में। जी बिल्कुल होल नंबर में पावर है पॉजिटिव में, और ये स्टैंडर्ड फॉर्म में दी गई है। तो ये बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म में, यहाँ पे x1 है या x2 है, फिर y2 है तो y³ है। बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारे पास गिवन है। तो ये पहला वाला जो है हमारे पास क्या है, पॉलिनोमियल है। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर मैं क्लियर कर दूं कि हमारे पास जो एक्सप्रेशन होती हैं उसमें हमारे पास 1 वेरिएबल ऑफ पॉलिनोमियल्स भी होते हैं, 2 वेरिएबल्स ऑफ पॉलिनोमियल्स भी होते हैं, पॉलिनोमियल विद 3 वेरिएबल भी होते हैं। तो ये कहना कि सिर्फ एक ही वेरिएबल अगर होगा तो ही पॉलिनोमियल होगा, ये बिल्कुल गलत है। हमारे पास एक एक्सप्रेशन के अंदर 1, 2 या फिर 3 वेरिएबल भी हो सकते हैं। तो इसकी आइडेंटिटीज़ जो हैं, इसको देखने का जो स्केल है, इन्हीं चारों चीज़ों के ऊपर हम देखेंगे कि एक्सप्रेशन हमारा पॉलिनोमियल है या नहीं है। अगर ये चारों कंडीशंस किसी भी एक्सप्रेशन के अंदर पाई जाएंगी तो वो हमारा पॉलिनोमियल होगा। अदरवाइज इन चारों में से कोई भी ऐसी कंडीशन है जो नहीं है तो वो हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। जैसा कि यहाँ पे हमें साफ क्लियर नजर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में, यहाँ पर जो आपको पावर गिवन है वो माइनस में गिवन है। तो इसकी पावर माइनस में है, इट मीन्स कि ये क्या है, नॉन पॉलिनोमियल। ठीक है,
ये डायरेक्टली आप इसको लिख दोगे नॉन पॉलिनोमियल। इसी तरीके से ये थर्ड एक्सप्रेशन हमारे पास गिवन है। इस थर्ड एक्सप्रेशन के अंदर जो है आपके पास जो वेरिएबल्स हैं हमने चेक किए जी बिल्कुल वेरिएबल है, कांस्टेंट वैल्यू है, पावर होल नंबर में पॉजिटिव है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है, सारी चीज़ें इसके ऊपर पूरी होती हैं। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारा हो जाएगा पॉलिनोमियल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास जो ये वाली टर्म है ये हमारे पास है 5 अंडर रूट एक्स। तो 5 अंडर रूट एक्स की जब मैं पावर खोलूंगी तो ये बन जाएगा 1/5, यानी x की पावर हो जाएगी 1/5 माइनस एक्स प्लस 5x²। तो ये जो चीज़ हमारे पास बन जाएगी ये बन जाएगी नॉन पॉलिनोमियल, क्योंकि इसकी जो पावर है वो फ्रैक्शन में आ जाएगी और फ्रैक्शन हमारे पास होल नंबर में नहीं आते हैं, तो ये हो जाएगी नॉन पॉलिनोमियल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक हमने एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 5 में ये कह रहे हैं 2/x+2। तो ये x+2 यहाँ पर इस 2 के साथ डिवाइड हो रहा है। जब मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगी तो ये 2 के साथ हो जाएगा मल्टीप्लाई, x+2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसकी पावर हो जाएगी -1, क्योंकि यहाँ पर इसकी पावर जो है वो 1 है। तो जब मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगी तो -1 हो जाएगी, और जब हमारे पास माइनस में पावर आ जाएगी तो वो भी हमारे पास क्या हो जाएगा, नॉन पॉलिनोमियल। ठीक है, सिंपल है, आइडेंटिफाई करना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। बस इन 4 बातों का ख्याल रखिए। इन 4 बातों में से अगर कोई भी चीज़ हमारे पास हमें मिलती है किसी भी एक्सप्रेशन के अंदर तो वो पॉलिनोमियल होगा, अदरवाइज वो नॉन पॉलिनोमियल होगा। इसी तरीके से फर्स्ट टर्म हमारे पास है 2/x, 2 इसके साथ डिवाइड हो रहा है। जब ऊपर लेके जाएंगे x को मल्टीप्लाई करवाने तो इसकी पावर हो जाएगी 1, बाकी की एक्सप्रेशन एज इट इज उतर जाएगी। तो ये पावर जब माइनस में आ जाएगी तो वो भी हमारे पास वैल्यू एक्सप्रेशन जो है वो हो जाएगा नॉन पॉलिनोमियल। तो यहाँ तक आई होप कि आपको बात क्लियरली समझ में आ गई होगी। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके स्टूडेंट, ये है हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 में हमें ये एग्जामिन करना है कि वेदर द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर रैशनल और इर्रेशनल। रैशनल है या नहीं है, नॉट रैशनल है। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं। रैशनल नंबर्स हमारे पास होते हैं P/Q, वेयर Q इज नॉट इक्वल्स टू 0। हमारे पास दो ऐसे फ्रैक्शंस होने चाहिए जिसमें P भी कोई नंबर हो और Q भी कोई नंबर हो, यानी कि ना तो P0 हो भी जाए लेकिन Q 0 ना हो, Q कभी भी 0 ना हो। हमारे पास ये ऐसा फ्रैक्शन बने कि ये हमारे पास कोई ना कोई वैल्यू हो, जैसे 2/5 हो, फॉर एग्जांपल 3/5 हो, 3/6 हो, वट एवर, बट 2/0 ना हो, 3/0 ना हो, 3/0 ना हो अगेन। तो ये 0 नहीं होना चाहिए, क्यू की जो वैल्यू है वो कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे फ्रैक्शन हमारे पास कहलाते हैं रैशनल नंबर। तो चले इसको देख लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे कुछ एक्सप्रेशन हमें फ्रैक्शन में गिवन है। तो ये फ्रैक्शन में गिवन है तो सही, लेकिन इसमें भी एक कंडीशन होती है कि हमारा जो p है वो भी पॉलिनोमियल होना चाहिए और q है वो भी पॉलिनोमियल होना चाहिए। तो नंबर 1 को चेक कर लेते हैं कि इसमें हमारा p जो है वो x² + 2x + 3। तो इसके अंदर सारी कंडीशंस हमारी पॉलिनोमियल वाली पूरी होती हैं। कांस्टेंट है, वेरिएबल है, पावर पॉजिटिव में है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है जी बिल्कुल। तो p भी आपका पॉलिनोमियल है और q भी आपके पास जो है वो पॉलिनोमियल है। तो ये वाली फर्स्ट टर्म हमारी है रैशनल। ठीक है, इसी तरीके से नंबर 2 टर्म को हम देख लेते हैं। फर्स्ट टर्म हमारी अगेन वही वाली चीज आ गई सेंट्रल टर्म के अंदर। देखिए यहाँ 5√x, ये 5√x जो है आपके पास, जब आप इसको ओपन करेंगे तो ये बन जाएगा 1/x की पावर 1/5। बाकी एज इट इज जो है आपकी टर्म एज इट इज रहेगी और ये वाली टर्म हमारी बन जाएगी x की पावर 1/5। तो x की पावर 1/5 इस जब √5 को जब हम खत्म करेंगे तो ये बन जाएगी x की पावर 1/5 और ये पावर फ्रैक्शन फॉर्म में आ जाएगी और ये हमारे पास होल नंबर की फॉर्म में नहीं होगी। तो ऊपर वाली वैल्यू जो पॉलिनोमियल नहीं है तो इट मीन्स कि ये क्या है, नॉट रैशनल है। ठीक है,
रैशनल होने की कंडीशन क्या है, हमारा पी भी रैशनल होना चाहिए, पॉलिनोमियल होना चाहिए, और क्यू भी पॉलिनोमियल होना चाहिए। इसी तरीके से अब ये वाली टर्म को हम देख लेते हैं, 13x² माइनस 9x प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस √7। अब ये वाली पूरी वैल्यू हमारी p है और अंडर रूट में नीचे पूरी वैल्यू q है। ये इस तरीके से है। अब हम p और q को आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि p भी हमारा रैशनल पॉलिनोमियल है, जी बिल्कुल है, और q भी हमारा क्या है, पॉलिनोमियल है, जी बिल्कुल, ये दोनों हमारे पॉलिनोमियल है। तो ये वाली टर्म हमारी क्या बन जाएगी, रैशनल हो जाएगी ये, ठीक है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 में सामने से ही नजर आ रहा है, जब हम x की पावर लगाएंगे, अंडर रूट खत्म करेंगे तो इसकी पावर हो जाएगी 1/2। इसी तरह y की पावर 1/2, नीचे भी 1/2 1/2। तो ये वैल्यू आपके पास नॉन पॉलिनोमियल हो जाएगा। जब नॉन पॉलिनोमियल होगा तो नॉट रैशनल हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास p अपॉन क्यू की फॉर्म में गिवन है, जी बिल्कुल, p 7 है, रैशनल है, x प्लस 7 भी रैशनल है। तो ये आपके पास p अपॉन क्यू दोनों पॉलिनोमियल है, दोनों पॉलिनोमियल है, तो इट मीन्स ये आपके पास टर्म आ गई रैशनल। और लास्ट हम देख लेते हैं अब। तो लास्ट हमारे पास है 5 √x माइनस x प्लस 5x²। तो ये जब √x हम हटाएंगे, p अपॉन क्यू फॉर्म में नहीं है अव्वल, तो ये सबसे पहले तो इसका हम सपोज कर लेते हैं कि इसके नीचे 1 होता है। जब किसी भी चीज़ के नीचे कोई नंबर नहीं होता, किसी भी टर्म के नीचे, किसी भी एक्सप्रेशन के नीचे, तो 1 होता है। तो q हमारा 1 हो गया, लेकिन p जो है वो x की पावर अगेन 1/5 बन जाएगी जब हम इसको ख़त्म करेंगे। तो इसी तरीके से ये हमारा जो है वो बाकी की वैल्यू हो जाएगी -x प्लस 5x²। तो ये आपके पास जो बन जाएगी ऊपर की वैल्यू हो जाएगी नॉन पॉलिनोमियल। तो जब ये नॉन पॉलिनोमियल होगा तो ये होगा नॉट रैशनल। आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि रैशनल और नॉट रैशनल को हम किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं, और पॉलिनोमियल और नॉन पॉलिनोमियल को किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये था हमारा आज यहाँ तक है हमारा आज का लेक्चर। तो इंशाल्लाह फिर हम इसको कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को नेक्स्ट वीडियो में। ओके स्टूडेंट्स, तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 3.1 का। रिड्यूस द फॉलोइंग इनटू देयर लोएस्ट फॉर्म। हमें जो एक्सप्रेशंस गिवन हैं इनको हमने रिड्यूस करना है इनकी लोएस्ट फॉर्म में, यानी कि जिस तरह भी रिड्यूस हम करते हैं, डिवीजन मेथड से रिड्यूस करते हैं, माइनस से रिड्यूस करते हैं, ठीक है, टर्म्स को कैंसिल करके कॉमन लेके जो कैंसिल हो रही होती है उस तरीके से रिड्यूस करते हैं। तो रिड्यूस करने के जो जो फॉर्मूले हैं हम सब इसके ऊपर लगा देंगे और इन क्वेश्चंस को हमने करना है सॉल्व। तो चले क्वेश्चन नंबर 1 इसका हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको दे रहे हैं p² माइनस 100 डिवाइडेड बाय p² प्लस 10। बहुत सिंपल सी टर्म है, ठीक है। डिवाइड हो रहा है ये p² माइनस 100 p² प्लस 10 से। तो सबसे पहले हम इसको डिवाइड करके देख लेते हैं। p² को पहली वाली टर्म जो है हमारी कैंसिल होनी चाहिए। ये इस तरह के जब हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में डिवीजन करते हैं तो हम सबसे पहली टर्म को देखते हैं, हमारी पहली टर्म जो है बस वो कैंसिल होनी चाहिए। तो p² वन ज़ा p², बाकी की पूरी टर्म एज इट इज़ आ जाएगी, ठीक है। डिवीजन का रूल है कि आपके पास जो भी नीचे नंबर आता है उसको हम करते हैं माइनस। तो इसको हो जाएगा, ये कर देंगे माइनस, और यहाँ भी साइन चेंज हो जाएगी माइनस की। तो ये एक p² प्लस का है और ये p² माइनस का है, तो ये तो हो जाएगा इसमें से कैंसिल, p² में से p² कैंसिल, तो ये वैल्यू हो जाएगी ख़त्म। अब यहाँ पर हमारे पास बच गया माइनस का 100 एंड माइनस का 10। तो माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, लेकिन साइन आएगी माइनस की और ये आ जाएगा 110। अभी फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता, तो बस यहीं तक है हमारा आंसर। इसको हम होल नंबर में प्रेजेंट कर देंगे, मिक्स नंबर में। तो ये जो हमारा क्वोशेंट होता है तो ये आ जाता है साइड में, जो हमारा डिवाइज़र होता है वो आ जाता है नीचे, और जो हमारा रिमाइंडर होता है वो चला जाता है ऊपर। तो इस फॉर्म में वन साइड में रिमाइंडर -110 ऊपर और डिवाइज़र जो है वो आ जाएगा नीचे। तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। बहुत सिंपल
डिवीजन मेथड से हमने इसको डिवाइड रिड्यूस किया है लोएस्ट फॉर्म के अंदर। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। 3ab minus 3a square divided by 3a plus 6ab plus 6ab square। तो स्टूडेंट ये है हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमें यही काम करना है, रिड्यूस द फॉलोइंग इनटू देयर लोएस्ट फॉर्म। तो हम देख लेते हैं इसको रिड्यूस करने के लिए सबसे पहले क्या कर सकते हैं। ऊपर वाली टर्म में और नीचे वाली टर्म में क्या चीज़ हमें कॉमन मिल रही है, हम उसको निकाल लेते हैं कॉमन। तो ऊपर से मुझे जो कॉमन मिल रहा है दोनों टर्म में वो मिल रहा है 3a। 3a हमने कॉमन ले लिया तो b माइनस a ब्रैकेट में रह जाएगा। इसी तरीके से 3a तीनों में कॉमन है तो 3a मैंने बाहर ले लिया, ब्रैकेट में रहेगा a माइनस 2b, 3 2 6, a आ जाएगा यहाँ पर और b यहाँ से आ जाएगा, अंदर से मल्टीप्लाई होकर तो ये 6a भी बन जाएगा दोबारा से, प्लस 3 वन जा 3 तो 3 लिखने की जरूरत नहीं, ए भी लिखने की जरूरत नहीं है, बी स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा। तो पहले सबसे पहले हमने इसमें से कॉमन निकाल लिया, दोनों टर्म्स में से कॉमन लेने के बाद जो चीज रिड्यूस हो रही है उसको हम रिड्यूस कर देंगे। ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं आपस में, तो ये दोनों जो वेरिएबल और नंबर कांस्टेंट थे ये दोनों टर्म्स डिवाइड हो गई और हमारे पास बचा आंसर में सिर्फ b माइनस ए ऊपर एंड a माइनस 2b प्लस बी स्क्वायर नीचे। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो बहुत इजीली हमने इसको रिड्यूस कर दिया है। तो चलें इसका क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। a माइनस बी डिवाइडेड बाय a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a स्क्वायर प्लस ए बी 2a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में भी सिंपल हमने क्या करना है, सबसे पहले जहां से कॉमन आ रहा होगा हम वहां से कॉमन ले लेंगे, उसके बाद हम इसको रिड्यूस कर देंगे। तो पहले वाली टर्म में से तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, a माइनस बी एज इट इज रहेगा, इसी तरह डिवाइडेड बाय a प्लस बी भी एज इट इज रहेगा, मल्टीप्लाई ऊपर भी a स्क्वायर और a बी में से हमारे पास आ जाएगा a कॉमन, तो ब्रैकेट में रहेगा a प्लस बी एंड नीचे वाली टर्म में से हमारे पास कॉमन आ रहा है 2, दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रहेगा। तो ये हो गया हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छा जी, यहाँ पर एक चीज आप देखिएगा कि यहाँ पर अब हमारे पास बन रहा है फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ पर फॉर्मूला बन रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो इस वाली टर्म को हम ओपन कर लेते हैं फॉर्मूले में। तो ये हमारे पास एज इट इज रहेगा a प्लस बी मल्टीप्लाई a प्लस बी देन 2a प्लस बी एंड a माइनस बी। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि हमने ये a प्लस बी और a माइनस बी कहाँ से लिखा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ओपन करके। तो यहाँ पर भी मैं आपको लिखकर दिखा देती हूँ कि डिफरेंस का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी एंड a माइनस बी। तो यही काम हमने यहाँ पर किया है। अब सारी टर्म हमारी सिंप्लीफाई हो चुकी है। जब हम चीज़ों को सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो अब इसको डिवाइड करना, रिड्यूस करना बहुत इजी हो जाता है। तो आपके पास एक टर्म यहाँ पर और एक टर्म यहाँ पर a प्लस बी कैंसिल हो जाएगा, इसी तरीके से a माइनस बी यहाँ से और a माइनस बी यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा सिर्फ ऊपर a बचेगा और नीचे वाली टर्म में हमारे पास ये 2 टर्म बचनी जो आपस में मल्टीप्लाई होके आ जाएंगी। इसी तरह यहाँ से a मल्टीप्लाई होके 1, यहाँ 1 बचा है तो यहाँ a आ गया ऊपर और नीचे आ गया हमारे पास 2
ए प्लस बी कॉमन, तो ये हो गया आंसर। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा कि हमने कितना इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। तो स्टूडेंट ये है इसका क्वेश्चन नंबर 4, जो कि बे इंतहा इजी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में अगर आप देखें और से, तो आपको यहाँ पर ही नजर आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऊपर हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम ओपन कर लें डायरेक्टली, तो ये बनेगा हमारे पास ए प्लस ये हो गया बी। ठीक है ना, ये जेड हमारा बी और एक एक्स प्लस वाई हमारा ए है, और ये हो गया ए एक्स प्लस वाई ए माइनस ये है हमारा जेड बी। तो ये एक दफ़ा हमने प्लस में एक दफ़ा माइनस में ऊपर वाली टर्म को ओपन करके लिखा है, और नीचे हमारे पास है एक्स प्लस वाई प्लस जेड ऑलरेडी मौजूद। तो सेम जो होगी वैल्यू वो कट हो जाएगी, और जो रिमेनिंग है वो हमारा हो जाएगा आंसर। तो हमारा आंसर है एक्स प्लस वाई माइनस जेड इज अवर आंसर। बहुत इजी और सिंपल क्वेश्चन है, अगर आप इसको अच्छे से समझ लो तो बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो चलें, इस क्वेश्चन के अंदर जो है हमने कॉमन ले लेना है। सबसे पहले तो इन दोनों टर्म्स में से जो चीज़ कॉमन आ रही है वो हमारे पास आ रही है m, तो ब्रैकेट में रहेगा m माइनस 6, और यहाँ से जो कॉमन आ रहा है वो हमारे पास 3 कॉमन, यहाँ से जो कॉमन आ रहा है वो हमारे पास आ रहा है 3, और ब्रैकेट में रहेगा m प्लस 3 5 ज़ा 15। तो ये दो ब्रैकेट हमारे पास आ गए हैं ऊपर, और नीचे हमारे पास कॉमन अगर कोई चीज़ आ रही है तो वो आ रही है 2, और ब्रैकेट में रहेगा m माइनस 6। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास जो भी वैल्यूज सेम आ गई हैं तो वो हो जाएंगी क्रॉस, और जो रिमेनिंग में है वो बच जाएंगी, और वही होगा हमारा आंसर। तो हमारे पास 3 और m बचा है बाहर, और m प्लस 5 हो गया ब्रैकेट में, और नीचे बचा है आपका 2। तो ये सिंपल हमारा है आंसर। ठीक है, अब तक हमने जितने भी क्वेश्चन ये किए हैं उनको हमने सिंपल कॉमन लेके पहले सिंप्लीफाई किया है। सिंप्लीफाई करने के बाद हम उसको कर देते हैं रिड्यूस। तो चलें देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 6। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6, 4t स्क्वायर माइनस 36t प्लस 80 और डिवाइडेड बाय 4t माइनस टी स्क्वायर, ये माइनस है यहाँ पर, टी स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज, और सेकंड ब्रैकेट हमारे पास 5 माइनस टी। तो चलिए इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। ऊपर हमारे पास जो सिचुएशन है, जो एक्सप्रेशन है, ये हमारे पास है मिडिल टर्म ब्रेक की एक्सप्रेशन। ठीक है जी, मिडिल टर्म ब्रेक किस तरीके से करते हैं, ये फर्स्ट वाला जो नंबर होता है ये मल्टीप्लाई होता है लास्ट वाले नंबर से। तो कर लेते हैं हम फर्स्ट वाले नंबर को मल्टीप्लाई लास्ट वाले नंबर से। 4 0 0 4 8 32, तो ये हमारे पास आया 32, यानी कि 4 मल्टीप्लाई बाय 80 इज इक्वल टू 32, 320। ठीक है, 320। अब दो फैक्टर्स हमें ऐसे चाहिए जिसे मल्टीप्लाई करें तो 320 ही बने, और उन दोनों को जब हम प्लस या माइनस करें तो वो हमारे पास सेंटर वाली टर्म बने, यानी कि बने 36। तो ऐसे फैक्टर्स हम तलाश कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो तरीका है आसानी से फैक्टर्स देखने का, तो वो है एलसीएम। हम 320 का ले लेते हैं एलसीएम। 2 1 ज़ा 2 6 ज़ा 0, 2 8 ज़ा 0, 2 4 ज़ा 0, 2 2 ज़ा 0, 2 1 ज़ा 0, 2 5 ज़ा 2, सॉरी 5 1 ज़ा। तो ये फैक्टर बन गए हमारे पास। तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। तो एक फैक्टर बन गया 16, 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20। दूसरा फैक्टर बन गया 20। तो 16 मल्टीप्लाई बाय 20 हमारे पास बन जाएगा 320। 16 मल्टीप्लाई बाय 20 हमारे पास बन जाएगा 320, और 16 प्लस 20 बन जाएगा हमारे पास 36। तो ये फैक्टर्स हमने इस तरीके से तलाश करने होते हैं। आई होप कि आपको समझ आया होगा तरीका कि हमने क्या किया था। हमने किया है सबसे पहले फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई, और जो हमारा आंसर बना उसमें से हमने निकालने होते हैं दो ऐसे फैक्टर्स जिसको मल्टीप्लाई करें तो वही हमारा आंसर आए, और प्लस या माइनस करें तो हमारे पास सेंटर वाली टर्म आए। तो हमने सिंपल 320 का लिया एलसीएम, और दो फैक्टर्स अपने फाइंड कर लिए। हमारे पास एक फैक्टर आया 16 और दूसरा आया 20। तो ऊपर वाली टर्म तो हो जाएगी ब्रेक 4t स्क्वायर माइनस प्लस 16 माइनस 16, माइनस का है तो माइनस 16
-20 t प्लस 80। ये ऊपर वाली टर्म हमने कर ली ब्रेक, और नीचे वाली टर्म हमारी रहेगी एज इट इज। हम इसको लिख लेते हैं 4t माइनस टी स्क्वायर और 5t माइनस टी। अच्छा 4t ऊपर ऊपर की जो दो टर्म्स हैं नेक्स्ट स्टेप में अब इन दोनों में से कॉमन आएगा और इन दोनों में से कॉमन आएगा। तो इन दोनों में से जो कॉमन हमारे पास आ रही है वो आ रही है 4t। t माइनस 4 ब्रैकेट में रहेगा, 4 4 सा 16 और t बाहर है तो अंदर चला जाएगा, तो 16t अगेन बन जाएगा ये। उसके बाद यहाँ से हमारे पास आ जाएगा -20, तो ब्रैकेट में रहेगा t माइनस 4 माइनस प्लस माइनस 4, 24 सा 80, तो ये हमारे पास आ गया। नीचे वाली टर्म हमारी रहेगी एज इट इज, या नीचे वाली टर्म में से हम ले सकते हैं यहाँ पर इन दोनों में से t कॉमन ले लेते हैं बाहर, तो ब्रैकेट में रहेगा 4 माइनस टी और 5 माइनस टी। अच्छा अब क्या करना है, अब हमें बाहर वाले जो दोनों ये नंबर्स हैं, बाहर वाले जो दोनों टर्म्स हैं, इनको हम रख देंगे एक दफ़ा ब्रैकेट में, तो ये हो जाएगा 4t माइनस 20, और अंदर वाली जो ब्रैकेट हमारी होती है सेम, इन दोनों ब्रैकेट को हम लिख देते हैं एक दफ़ा, तो ये t माइनस 4 हमारे पास आ गया एक दफ़ा। नीचे वाली टर्म में t 4t एंड 5 माइनस टी एज इट इज रहेगा। अब यहाँ पर भी हमारे पास इन दोनों टर्म्स में से कॉमन निकल सकता है, तो फर्दर जो स्टेप है हम इधर आगे सॉल्व कर लेते हैं। इसको मैं कर रही हूँ रफ। तो क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरीके से हो जाएगा, 40 और में से हम निकाल लेंगे 40 और 20 में से 4 कॉमन, तो ब्रैकेट में हो जाएगा 4 माइनस 4 5 ज़ा 20 और t माइनस 4 एंड नीचे होगा हमारे पास t 4 माइनस टी एंड 5 माइनस टी। अब यहाँ से थोड़ा सा स्टेप समझने वाला है बाहर, तो ये हमारे पास बाहर वाली साइन अंदर वाली साइन से जब मल्टीप्लाई होगी तो माइनस का 4 प्लस का अंदर वाले तमाम नंबर की साइंस जो है वो चेंज हो जाएंगी। ठीक है, ये जब साइंस चेंज हो जाएंगी तो हम इसको अरेंज फॉर्म में लिख सकते हैं। फिर ये माइनस इस माइनस से कैंसिल हो जाएगा और अंदर वाली साइंस को हम कर लेंगे अरेंज, तो ये ऊपर वाली वैल्यू हो जाएगी t माइनस 5 t प्लस t माइनस 4 डिवाइडेड बाय t माइनस 4 एंड t माइनस 5। ठीक है, तो बाहर वाली साइंस जो है वो कैंसिल हो गई और अंदर वाली वैल्यूज़ को हमने कर लिया है रीअरेंज। अब ये वैल्यूज़ हमारी हो गई है सेम, तो इसको हम क्रॉस कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाई टी। ठीक है, आई होप कि ये आंसर आपको आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। और ये एक छोटा सा इस पर ट्रिक लग रहा है कि जब साइंस को हमें चेंज करना होता है तो क्या काम करते हैं, तो बस आपने इसी चीज़ को याद रखना है। कभी भी ऐसे कोई क्वेश्चंस आपके सामने आए तो आप माइनस की साइन कॉमन लेके उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं और साइंस को चेंज कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में भी अगेन हमें ऊपर जो वैल्यू दी हुई है इसमें भी मिडिल टर्म हो रही है ब्रेक और नीचे वाली वैल्यू में भी मिडिल टर्म ब्रेक हो रही है। जो तरीका मैंने आपको बताया था मिडिल टर्म ब्रेक करने का उसी तरीके से करेंगे। यहाँ पर x के साथ है 1 मल्टीप्लाई बाय 3, तो आंसर आया हमारे पास 3। तो बीच की टर्म को हमें इसी तरीके से ब्रेक करना होगा कि जब हम उस दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो आंसर आए 3, और जब दोनों फैक्टर्स को हम प्लस या माइनस करें तो आंसर आए 2। तो ऐसा फैक्टर हमारे पास 3 मल्टीप्लाई बाय 1 ही बनता है, क्योंकि जब हम 3 में से -1 करेंगे तो ये आ जाएगा 2। तो सेम इसी तरीके से नीचे के भी आपके पास दो ही फैक्टर बन रहे हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 2 और 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। तो चलें देख लेते हैं इसको। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस एक्स माइनस 3 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस
2x-2 प्लस x-2। तो स्टूडेंट चले इसका बना लेते हैं फैक्टर। तो ये हो जाएगा x² माइनस x प्लस x-3 x² माइनस 2x x² प्लस x-2x-2। ठीक है। अब इसी तरीके से जब हमने इसकी मिडिल टर्म ब्रेक कर ली और दो फैक्टर्स बना लिए, तो शुरू के दो टर्म्स में से एंड आखिर के दो टर्म्स में से हम ले लेते हैं कॉमन इन पेयर। तो इन दोनों में से हमारे पास आ जाएगा x कॉमन, ब्रैकेट में रहेगा x+1 एंड इसी तरह इन दोनों में से आ जाएगा -3 कॉमन और ब्रैकेट में रहेगा x -+1, 3 1 3। ठीक है। तो इसी तरीके से ये दोनों शुरू की टर्म्स में से हमारे पास कॉमन आ जाएगा x, ब्रैकेट में रहेगा x+1 एंड यहाँ से -2 कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में रहेगा x+1। बाहर वाली जो टर्म है इसको हम लिख देते हैं एक दफा ब्रैकेट में, तो x-3 और सेम अंदर वाले जो दोनों ब्रैकेट सेम होते हैं उसको हम एक ही दफा लिख देते हैं, तो ये आ जाएगा x+1। इसी तरह x-2 आपके पास x-2 एक ब्रैकेट में और x+1 सेम ब्रैकेट में है, सेम नंबर है, तो ये आ जाएगा एक ही दफा ब्रैकेट में बाहर। तो अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो सेम टर्म है वो कैंसिल हो रही है, तो उसे हम कैंसिल कर देंगे और जो ब्रैकेट में हमारे पास बच रहा है, रिमेनिंग में बच रहा है x-3 डिवाइडेड बाय x-2। तो ये हो गया हमारा आंसर। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 में भी हमारे पास जो गिवन वैल्यू है उसमें भी मिडिल टर्म हो रही है ब्रेक। तो हम सबसे पहले मिडिल टर्म ब्रेक करने का तरीका है फर्स्ट वाले नंबर को लास्ट वाले नंबर से कर देते हैं मल्टीप्लाई। तो हम करके देख लेते हैं 36 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 6 24, 4 3 12 और +2 144। तो 144 हमारे पास आना चाहिए। दो ऐसे फैक्टर्स बने जिसको हम मल्टीप्लाई करें तो 144 आए और प्लस करें, दो ऐसे फैक्टर बने जिससे हम मल्टीप्लाई करें तो 144 आंसर आए और उन्हीं फैक्टर्स को जब हम प्लस करें तो हमारे पास 24 आंसर है। आ लेते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 3 12, 4 3 12। तो ये हमारे पास आ गए दो फैक्टर्स 12 मल्टीप्लाई बाय 12। तो 12 12 144 एंड 12 + 12 124। तो ये आंसर हो गया ये हो गया हमारे बीच के फैक्टर्स। तो ये हो जाएगा 4x² प्लस 12x प्लस 12x प्लस 36 डिवाइडेड बाय 3x² 3x² -27। 3x² -27 में से निकल जाएगा 3 कॉमन, तो x² -3 9 27। तो ये रहेगा हमारे पास ब्रैकेट में। ऊपर वाली वैल्यूज में से हम ले लेते हैं कॉमन, दो पेयर में से कॉमन और इन दो पेयर में से कॉमन। तो इन दोनों में से कॉमन हमारे पास आ जाएगा 4x, ब्रैकेट में रहेगा x +3 एंड यहाँ से हमारे पास आ जाएगा +12 कॉमन, तो यहाँ ब्रैकेट में रहेगा x +3 डिवाइडेड बाय 3x² -9। ऊपर वाली दोनों वैल्यूज जो बाहर थी उसको हम एक ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, तो ये हो गया 4x + 12 और अंदर ब्रैकेट जो दो सेम थे उन दोनों को हम लिख देंगे एक दफ़ा। तो ये हो गया हमारे पास नीचे 3x² -9। मज़ीद सिंप्लीफाई हो सकता है, ये इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे। बाहर वाला जो ब्रैकेट है हमारे पास, इसमें ये वाले जो ब्रैकेट है इसमें से अगेन हमारे पास आ जाएगा 4 कॉमन, तो x +3 ब्रैकेट में रहेगा और x +3 एक और दफ़ा ब्रैकेट में था,
हमारे पास यहाँ पे नीचे हम देख रहे हैं कि 3x² माइनस 3² x² माइनस 3² तो ये हमारे पास बन गया a² माइनस b² का फॉर्मूला। तो जब हम इस फॉर्मूले को ओपन करते हैं तो ये वैल्यू बनती है आपके पास x+3 एंड x-3। तो हमारे पास एक x+3 से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास जो बच रही है वैल्यू वो बच रही है ऊपर 4x+3 एंड नीचे बच रही है 3x-3। तो ये हो गया है हमारा आंसर। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन हमने किस तरीके से रिड्यूस किया है। तो इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं। तो स्टूडेंट ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर x+z और ये हो जाएगा हमारे पास y+z का होल स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा आपके पास y कॉमन और ये होगा y+z हो जाएगा बाहर। तो यहाँ पर आपके पास जो वैल्यू स्क्वायर में है इट मीन्स कि ये होल में है तो 2 दफ़ा है ये वैल्यू। तो ये वैल्यू हो जाएगी x+z y+z, इसका जो स्क्वायर है इससे ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। तो ऊपर बचेगी आपके पास x+z एंड y+z डिवाइडेड बाय y। ये हो गया आपका आंसर। ओके स्टूडेंट्स, तो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 9। y+z माइनस 2yz+z² डिवाइडेड बाय y² तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि ये वाली जो टर्म है इसके अंदर हमें a² प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला नज़र आ रहा है। तो सिंपल इस क्वेश्चन को हम कर लेंगे फॉर्मूले की मदद से सॉल्व और जहाँ आ रहा होगा कॉमन वहाँ हम ले लेंगे कॉमन। तो फर्स्ट वैल्यू में कुछ भी नहीं हो रहा, y z एज इट इज़ आ जाएगी। सेकेंड वैल्यू में बन रहा है फॉर्मूला a² माइनस 2ab प्लस b²। a है हमारे पास y और b है हमारे पास z डिवाइडेड बाय नीचे यहाँ पे आ रहा है y कॉमन और ब्रैकेट में रहेगा y+z। ठीक है, यहाँ पर जो कॉमन है हमारे पास जो वैल्यू बन रही, जब हम इस वैल्यू को फॉर्मूले में बंद करेंगे तो ये हो जाएगी y+z माइनस z का होल स्क्वायर, क्योंकि हमें पता है ये a माइनस b का होल स्क्वायर है फॉर्मूला। तो वैल्यूज़ को हमने सिंपल फॉर्मूले में पुट किया और लास्ट में a माइनस b का होल स्क्वायर हमने फॉर्मूला लगा दिया। नीचे डिवाइड में आ गया y और ब्रैकेट में आ गया y+z। अब नीचे वाली वैल्यू y+z और ऊपर वाली वैल्यू y+z हो जाएगी कैंसिल और आंसर हमारे पास आ जाएगा y माइनस z का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय y। ये हो गया हमारा आंसर। तो स्टूडेंट्स ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट एक्सरसाइज 3.1 का। आज का यहीं तक का लेक्चर था। तो इंशाल्लाह हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फर्दर क्वेश्चंस के साथ, क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।